Hi everyone, welcome to Revodu. It's Physics, Chapter 5, Laws of Motion, Part 1, Newton's First Law of Motion और लॉ ऑफ इनर्शिया, इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका फिजिक्स का मेन स्टडी शुरू होता है। अभी तक हम पढ़ रहे थे काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स क्या होता है? काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ पोजीशन एंड टाइम। एकदम वेगली अगर हम बोलें, ठीक है, एकदम सिंपल टर्म्स में काइनेमैटिक्स पोजीशन और टाइम की स्टडी है ना। क्योंकि हम काइनेमैटिक्स में क्या करते हैं, हम ये एनालाइज करते हैं, हम देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है। और ये हम कैसे देखते हैं, ये एनालाइज हम कैसे करते हैं, हम देखते हैं कि उसकी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है टाइम के साथ विद रिस्पेक्ट टू सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ही देखते हैं हम। तो देखिए हम ये देखते हैं कि कैसे उसकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, फिर हम वहाँ से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पता लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट की, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से फिर हम ये पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पर होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी किसी पर्टिकुलर ऑफ टाइम पे, है ना। तो हम एनालाइज करते हैं, फिर हम प्रिडिक्ट करते हैं। और हमें ये भी पता है कि इस पूरे काइनेमैटिक्स के अंदर सबसे मेन पार्ट जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन एक तरीके से डिक्टेट करता है कि मोशन कैसा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन सपोज किसी उल्टी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के मोशन के, तो हमें पता है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होगी, फिर उस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी, है ना। तो अभी तक हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा है, लेकिन कभी भी हमने कॉज ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में नहीं पढ़ा, है ना। कॉज ऑफ एक्सेलरेशन, इसके बारे में हमने अभी तक नहीं पढ़ा। और अगर इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा तो फिर फ़ायदा है क्या काइनेमैटिक्स पढ़ने का, है ना। क्योंकि भाई अगर सपोज हमें रॉकेट भेजना है कहीं पे, ठीक है, कहीं पे रॉकेट भेजना है, अब हमें ये तो पता है कि हमें कितना एक्सेलरेशन चाहिए, किस डायरेक्शन में चाहिए, लेकिन वो एक्सेलरेशन हम देंगे कहाँ से, है ना। तो काइनेमैटिक्स यूजलेस है अगर हम एक्सेलरेशन का कॉज नहीं जान सकते तो। और इसीलिए हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ लॉज ऑफ मोशन से आपको फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा, ठीक है। ये कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। मैथमेटिक्स भी आपको थोड़ा बहुत बोरिंग लग सकता है क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट चला जाता है, लेकिन फिजिक्स बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है फिजिकल वर्ल्ड से, इसलिए इसको बोरिंग बनाना, अगर ये बोरिंग हुआ तो इसका मतलब मेरे में कुछ कमी है, ठीक है। चलिए तो लॉज ऑफ मोशन के बारे में शुरू करते हैं। अच्छा, लॉज ऑफ मोशन पे जाने से पहले फोर्स के बारे में एकदम क्विकली हम थोड़ा देख लेते हैं। फोर्स क्या होता है? फोर्स आपको इंट्यूटिवली पता है फोर्स क्या होता है, जिसको हम पुश और पुल के रूप में महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, पुश और पुल, ठीक है। तो भाई अर्थ हमको अपनी तरफ खींच रही है तो हम पे वो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आप किसी चीज़ को पुश करना चाहते हो तो आप फोर्स लगाओगे, ठीक है। फोर्स इतनी कोई बड़ी बात नहीं, आपको पता है फोर्स क्या होता है। फोर्स को हम जैसे जनरली आप किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम एफ से करते हैं, ओके। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि भाई देखो, अगर कोई बॉक्स है जो ग्राउंड पे रखा हुआ है और अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो मेरी स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है ना। मुझे बताना पड़ेगा भाई फोर्स ऐसे लग रहा है या ऐसे लग रहा है या ऐसे लग रहा है या ऊपर लग रहा है ना, क्योंकि फोर्स डायरेक्शन के बिना इनकम्प्लीट है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। तो ये होता है फोर्स। अच्छा, लॉज ऑफ मोशन को शुरू करने के लिए हम एक प्रॉब्लम पे जाते हैं जहाँ से लॉज ऑफ मोशन की स्टडी शुरू हुई, ठीक है। और वो प्रॉब्लम बहुत पुरानी है, एरिस्टोटल के टाइम की। एरिस्टोटल जो एक ग्रीक फिलोसोफर थे। तो प्रॉब्लम ये है कि क्या किसी ऑब्जेक्ट को एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए हमें किसी फोर्स की ज़रूरत पड़ती है या किसी एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को लेट्स से हमें 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है इस डायरेक्शन में। तो ये स्टेट रखने के लिए, मतलब ये वेलोसिटी कांस्टेंट रखने के लिए, क्या हमें कोई एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत है जो फोर्स वगैरह लगाए? एरिस्टोटल ने बोला कि हाँ, ठीक है। एरिस्टोटल वो बोले कि देखो, ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल स्टेट है वो होती है रेस्ट, है ना। नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। नेचुरल स्टेट होती है रेस्ट पर। और हमारा एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और उसे हमें मूव कराना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है। तो एरिस्टोटल ने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर ये चीज़ कभी रेस्ट पे थी, ठीक है,
तो इसको मूव कराने के लिए हमने फोर्स लगाया, और उसको इस वेलोसिटी से मूव कराने के लिए हमें वो सेम फोर्स लगाना पड़ेगा। वो उनका एक व्यू था मोशन के बारे में, और ये व्यू बहुत सालों तक ऐसा ही रहा। ठीक है, फिर गलीलियो गलीली उन्होंने इस व्यू को डिस्कार्ड किया। उन्होंने बोला कि ऐसा गलत है, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, और बहुत सारे थॉट एक्सपेरिमेंट्स भी किए। ठीक है, तो देखो, क्योंकि गैलीलियो गैलीली एक्सपेरिमेंट्स करके अपनी बातों को मनवाते थे या फिर प्रूफ देते थे, इसलिए उनको बोला गया फर्स्ट ट्रू साइंटिस्ट, है ना। भाई देखो, मैं अपने दिमाग से कुछ भी बोल दूँ, हाँ भाई ऐसा है वैसा है, लेकिन ये सब फिलॉसफी है। जब तक हम उसको लैब में प्रूव नहीं करेंगे तो वो एक फिलॉसफी है, और लैब में प्रूव कर दिया हमने किसी चीज़ को तो वो बनता है एक एक्चुअल फैक्ट, एक एक्चुअल साइंस। इसलिए गैलीलियो गैलीली को ट्रू साइंटिस्ट बोला जाता है। तो उन्होंने फाउंडेशन रखा हमारे मॉडर्न फिजिक्स का और मॉडर्न साइंस का। तो देखो, उनका एक एक्सपेरिमेंट क्या था, थॉट एक्सपेरिमेंट टाइप से, अरिस्टोटल को गलत प्रूफ कराने के लिए। उन्होंने बोला कि लेट से हमारे पास है ना एक ऐसा पाथ है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर एक बॉल है, और ये जो पाथ है ना इसमें फ्रिक्शन नहीं है। ओके, फ्रिक्शन यहाँ 0 है। ठीक है, इससे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि देखो, आपको ना यहाँ भी लग रहा है कि भाई हमें फोर्स चाहिए रहेगा, है ना। जैसे आप कार में बैठे हैं, अब मैं बोलूँ आपको कार है ना 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलानी है फिक्स, तो आपको भाई पेडल दबाना पड़ेगा ना एक्सीलरेटर का, है ना, क्योंकि आपको मतलब भाई 30 किलोमीटर रखना है, एक्सीलरेटर दबाना पड़ेगा। अगर आप नहीं दबाओगे तो 30 पे नहीं रहेगी कार, कम चली जाएगी। तो आपको भी लगेगा हमें फोर्स चाहिए, लेकिन हमें पता है कि वो फोर्स क्यों चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है टायर्स पे। ओके, अब इसीलिए गैलीलियो गैलीली ने बोला कि ये जो पाथ है ना इसको इमेजिन करो कि फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, अगर ये फ्रिक्शनलेस है, और उन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी किए एकदम स्मूथ पाथ्स पे। उन्होंने बोला कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से छोड़ूं तो वो घूम के वापस h हाइट पे आता है। ठीक है, और फिर वो बॉल वापस नीचे आएगी, यहाँ आएगी, ऊपर जाएगी, फिर बॉल वापस नीचे आएगी और ऐसे इधर आएगी, फिर इधर घूमते हुए इधर जाएगी। तो ऐसा मोशन चलता रहेगा, और h के बीच में ही रहेंगी दोनों बॉल्स। फिर उन्होंने बोला कि ये जो सेकंड पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को थोड़ा सा स्ट्रेट कर दो। ठीक है, मतलब ये वाला पाथ ऐसे ही रखो, और ये वाला पाथ है ना थोड़ा सा स्ट्रेट कर दो आप। ओके, अब अगेन आप बॉल को छोड़ो यहाँ से h हाइट से, ये बॉल यहाँ आई। अब अगेन है ना ये बॉल जो फाइनल पोजीशन पर रुकेगी वो h पर ही रुकेगी, h हाइट पर। ठीक है, लेकिन इस टाइम पे देखो इसने ज़्यादा मूव किया, है ना। सपोज यहाँ पर 10 मीटर मूव करना पड़ रहा था बॉल को बॉटम पोजीशन से, अभी लेट से 13 मीटर मूव करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि इसको और सीधा करो, पाथ को थोड़ा सा और सीधा करो। अब हमने ऐसा कर दिया थोड़ा, फिर थोड़ा सा और सीधा कर दिया। ठीक है, जैसे जैसे हम सीधा करते जाएंगे ना, इसको स्ट्रेट करते जाएंगे, बॉल तो सेम हाइट पे जाएगी लेकिन लॉन्गर डिस्टेंस तक जाएगी। अभी 13 था, बाद में 15, फिर 20, जितना सीधा करते रहेंगे। ठीक है, और अगर एकदम लिमिटिंग केस में अगर हम इसे एकदम स्ट्रेट कर दें, ठीक है, तो बॉल को अगेन h हाइट पे पहुंचना चाहिए ना, लेकिन h हाइट पहुंच ही नहीं सकती, तो वो इंडेफिनेटली मूव करता रहेगा। ओके, तो यहां से एक थॉट एक्सपेरिमेंट के थ्रू गैलीलियो गैलीली ने प्रूफ किया कि भाई ऑब्जेक्ट को एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, वो बिना एक्सटर्नल फोर्स के भी मूव कर सकता है। ठीक है, तो देखो जैसे उन्होंने बोला था ना अरिस्टोटल ने कि नेचुरल स्टेट होती है रेस्ट, किसी ऑब्जेक्ट की नेचुरल स्टेट रेस्ट होती है, तो गैलीलियो गैलीली ने बोला कि रेस्ट और एक कांस्टेंट वेलोसिटी का जो मोशन है वो दोनों इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, मतलब हमें रेस्ट से मूव करने के लिए फोर्स लगाना पड़ रहा है ना, तो हमें एक कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसे भी चेंज करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, दोनों ही केसेस में हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है। ओके, और इसीलिए उसे इक्विवेलेंट बोला गया। तो देखिए ये जो प्रॉपर्टी है ना किसी ऑब्जेक्ट की, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट,
प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स ओरिजिनल स्टेट, या तो वो रेस्ट है या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, तो प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स ओरिजिनल स्टेट, आइदर इट इज रेस्ट और इट कैन बी कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया का मतलब क्या है कि भाई सारी ऑब्जेक्ट्स है ना, अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेंगी जब तक कि हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, और अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी अनलेस एंड अनटिल हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर है ना वेलोसिटी की बात हुई। अब सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब आप चाहते हैं कि इसकी वेलोसिटी है ना इधर हो जाए। ठीक है, अब वो बाद में 10 मीटर पर सेकेंड से ऐसे मूव करे, तो देखो वेलोसिटी चेंज हुई ना, इवन दो मैग्नीट्यूड सेम है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई तो डायरेक्शन भाई वेलोसिटी का एक बहुत मतलब वेलोसिटी का पार्ट है वो। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी। तो वेलोसिटी चेंज हुई मतलब क्या है कि अगर आपको वेलोसिटी चेंज करनी है तो आपको कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था तो हमने फोर्स लगाया तभी वो डायरेक्शन चेंज करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, अगेन क्यों? इनर्शिया की वजह से, इसमें इनर्शिया है। तो देखो यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये लॉ क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो है, ओके, इफ द बॉडी हैज नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो, इफ नेट फोर्स इज जीरो, देन ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन रेस्ट और इट विल कीप ऑन मूविंग विथ सेम कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर नेट फोर्स जीरो है तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पर थी तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रही थी तो वो हमेशा v वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, अब इसके बहुत सारे, जैसे मैंने अभी आपको इसका बताया डायरेक्शन चेंज करने का, अगर डायरेक्शन चेंज करनी है तब भी हमें फोर्स चाहिए। तो अगर नेट फोर्स जीरो है तो ना तो ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज करेगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो वो ऑब्जेक्ट रुकी ही रहेगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल लॉ है, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अब देखो हम ये भी कह सकते हैं ना कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो नहीं है और अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स है कुछ, तो वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, है ना। अब हमें पता है कि देखो हम क्योंकि अर्थ पर हैं तो हम पर अर्थ की तरफ मतलब नीचे एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, और वो फोर्स कितना है? mg के बराबर होता है, वेट। तो हम क्यों नहीं मूव कर रहे भाई? हम पे क्योंकि फोर्स लग रहा है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर नेट फोर्स है तो वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए, है ना। तो हम अगर रेस्ट पर हैं तो रेस्ट पे ही क्यों हैं? खड़े हैं तो खड़े ही क्यों रहते हैं हम? क्योंकि हम कांटेक्ट पे हैं तो हम पे ग्राउंड ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है जिसको हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, और जो कि बराबर होता है mg के। और इसलिए हम पे जो एफ नेट आता है, नेट फोर्स हम पर आता है, वो आता है ज़ीरो। इसलिए हम स्टेशनरी रहते हैं अगर आप रुके हुए हैं तो। या फिर इसका सिंपल एग्जांपल, अगर कोई टेबल है, ठीक है, अब टेबल पर कोई बुक रखी है, ओके, अब कोई बुक रखी है टेबल पे, अब इस बुक का जो वेट है वो तो इसे नीचे खींच रहा है mg, लेकिन ये बुक तो स्टेशनरी है, हमेशा यहीं पे रखी रहेगी। क्यों नहीं मूव कर रही? क्योंकि टेबल भी इसके ऊपर एक फोर्स लगा देता है n इक्वल्स टू mg। क्योंकि नेट फोर्स जीरो है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये रेस्ट पर ही रहेगी। ओके, या फिर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, जैसे कि लेट्स से फ्रिक्शनलेस सरफेस है और एक कार है, ओके, अब ये कार मूव कर रही है इधर इस वेलोसिटी से, नीचे फोर्स लग रहा है mg, ओके, तो भाई इसके हिसाब से इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कुछ आनी चाहिए, लेकिन नहीं आती। सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे क्योंकि इधर भी एक नॉर्मल फोर्स लग रहे हैं,
और ये जो दोनों मिला के फोर्स आएगा वो mg के बराबर होगा। इसलिए हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फ्रिक्शनलेस अगर सरफेस है तो ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। ओके, अब देखो इनर्शिया के बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि अगर आप बस में खड़े हो तो आप अगर ड्राइवर एकदम से एक्सेलरेट करता है गाड़ी तो आपको पीछे की तरफ एक धक्का लगता है। अब देखो धक्का क्यों लगता है। आप जैसे बस के अंदर हो, सपोज बस के अंदर आप खड़े हुए हो, ठीक है, बस के अंदर खड़े हुए हो, ये वो चेन है। अब देखो आपकी जो स्टेट है, ठीक है, आपकी स्टेट है रेस्ट, तो आप चाहोगे कि आप रेस्ट पर ही रहो, है ना। अब देखो ये बस है ना सडनली आगे गई, ठीक है, ये बस सडनली आगे जाना चाहती है, लेकिन आप अब रेस्ट पर हो तो आप है ना रेस्ट पर ही रहना चाहोगे। ओके, तो क्योंकि आप यहां खड़े हो, बस का एक तरीके से आप पार्ट हो, तो आप है ना बस की वजह से आप पे आगे की तरफ फोर्स लगेगा, आप आगे जाना चाहोगे, लेकिन आपकी बॉडी की जो नेचुरल स्टेट है वो रेस्ट पर है ना, तो ड्यू टू इनर्शिया वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा आपका जो बॉडी है। ओके, और वो क्योंकि रेस्ट पे ही रहना चाहेगा इसलिए उस पर एक पीछे की तरफ मतलब एक एपरेंट फोर्स लगता है। वो आपको लगता है कि पीछे की तरफ है, लेकिन वो पीछे की तरफ नहीं, आपकी बॉडी वहीं रहना चाहती है लेकिन बस आपको आगे खींच रही है, ठीक है। तो क्योंकि आपकी बॉडी वहीं रहना चाहती है जहां पर थी, रेस्ट पर, है ना, तो वो आपको एक एपरेंट फोर्स लगता है, एक नकली फोर्स है वो आपको ऐसा लगता है कि पीछे की तरफ लग रहा है, ठीक है। या फिर इस चीज को ऐसे समझो कि अगर यहां पर फ्रिक्शन नहीं होता ना, अगर यहां पर फ्रिक्शन नहीं होता नीचे, तो आप है ना यहीं पे खड़े रहते और बस आगे निकल जाती, फिर आप पीछे टकराते इस दीवार से, है ना, क्योंकि आपकी बॉडी बस यहीं खड़ा रहना चाहती है, ये नहीं चाहती कि आगे जाए, है ना, ये इसका इनर्शिया है। ओके, और अगर यहां पर फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो आपकी बॉडी जरूर इससे टकराएगी ड्यू टू इनर्शिया। और अगर ये फ्रिक्शन है नीचे, ठीक है, तो वही नेचुरली मतलब ये वाला पार्ट आगे जा रहा है लेकिन आपका बॉडी पीछे रहना चाहती है, इसीलिए आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे अच्छे से, ठीक है। तो भाई इनर्शिया के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप बुक में से देख लेना, इसमें ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट से मेन फिजिक्स शुरू होती है, मतलब मेन लॉज ऑफ मोशन, जो कि है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।